2-3 क्वेश्चन और जल्दी से जवाब दे दो। इन क्वेश्चंस का क्या होगा? पहला क्वेश्चन है कि कैटायनिक पॉलीमराइजेशन किसका होता है? कल आपने लिखा था, आपने बकायदा कंडीशन पढ़ी थी। अब जल्दी से जवाब दे दो। ये क्वेश्चन आज हमने यूट्यूब पे भी पब्लिश किए हैं, तो जल्दी से जवाब दे दो। प्रांजल करेक्ट, कशिश करेक्ट, मनस्वी करेक्ट, दिशा सही। जिनमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है और वो मैंने बताया था अल्काइल ग्रुप हो सकता है, हैलोजन हो सकता है, OH हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे इस वक्त मौजूद हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं कि इसके नाम में ही क्लोराइड है। अगर नाम में ही क्लोराइड है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर ये पहला ही आपका करेक्ट आंसर होगा, यही आपका करेक्ट जवाब रहेगा। सो दिस इज द ऑप्शन नंबर 1 जहां कैटायनिक पॉलीमराइजेशन रहे। नाउ अब जरा सेकंड क्वेश्चन को देखो और इस सेकंड क्वेश्चन को जवाब देने की कोशिश करो। ट्राई करो, ट्राई करेंगे तो बात बनेगी। आंचल ओके सही, ओके प्रांजल सही, दिशा करेक्ट, वो भी ठीक है, सही जवाब है भूमि का। कशिश का जवाब भी बिल्कुल सही है। और बच्चे दिमाग लगाओ, देखो अपनी कॉपी खोल के देखो कल मैंने क्या लिखवाया था। कौशल बिल्कुल सही है, मनस्वी करेक्ट है, नमन गलत हो गया नमन गलत हो गया। नमन क्या होता है यार, एक बार पहली बार में कभी कभी गलती करता है लड़के, बाद में एंड तक आते आते ठीक हो जाता है। इग्निशन बेटर नहीं होगा ना तो रॉकेट की लॉन्चिंग खराब हो जाएगी तो थोड़ा सा ध्यान से नमन। नमन नहीं बेटा, आप कल देखो एनायनिक मैकेनिज्म में जो बीच में स्पीसीज बन रही थी चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप में, क्या वो फ्री रेडिकल था, क्या वो कैटायन था, क्या वो एनायन था? अभिषेक सही जवाब है आपका, अभिषेक का जवाब सही है। और बाकी देखो क्या बनते हैं। खुशी खुराना सही। देखो मैंने कहा कि अपनी कॉपी में देख लो, मैंने एनायनिक मैकेनिज्म में जो चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप में दिखाया था वो क्या चीजें थी, क्या वो कार्बोकेटायन था, क्या वो कार्बोनायन था या फ्री रेडिकल था। और कल मैंने बकायदा बताया था किसे कहते हैं कार्बोकेटायन, किसे कहते हैं कार्बोनायन। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए तुमने जवाब देना है ऑप्शन नंबर बी कार्बोनायन इज द राइट आंसर। एनायनिक मैकेनिज्म में एनायन बनते हैं, कैटायनिक मैकेनिज्म में कैटायन बनते हैं, फ्री रेडिकल में फ्री रेडिकल बनते हैं। आज लग रहा है थोड़ा सा बच्चों ने कल के लेक्चर को ढंग से तैयार नहीं किया। सामने क्वेश्चन, अब देखो कैसे जवाब। ये तो उम्मीद है ये तो सभी बच्चे जवाब देंगे, इसका जवाब सभी बच्चे देंगे। ओके, रचित सही, कौशल सही, कशिश करेक्ट, भुवी, मनस्वी, अभिषेक, प्रांजल, आंचल सभी का एक जैसा जवाब सही जवाब है, नो प्रॉब्लम। नेचुरल रबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है? कौन सा एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है? इस तरह से ये क्वेश्चन दो अलग अलग टाइप से आपसे पूछते हैं। तो यहाँ पर हर एक बच्चे का जवाब क्लियर होना चाहिए कि नेचुरल रबर में हम किस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो जवाब होगा वल्केनाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी ये आपका करेक्ट जवाब होगा। अगर फिंगर टिप्स पे चीजें रटी हुई हैं तो जवाब भी बहुत अच्छे से आएंगे। ध्यान रखना, फ्राइडे मैंने आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का टेस्ट खोला हुआ है। जो वर्कशीट में क्वेश्चन है या जो मैंने 2 लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चन करवाए थे उन क्वेश्चंस को भी आपने अच्छे से तैयार करना है। आज के टॉपिक में मैं आपको पॉलीमराइजेशन में रिएक्शन कैसे लिखनी है मैं ये बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ साथ अच्छे से इनको रिएक्शंस को मेरे साथ साथ ही आपको लिखना होगा। अगर मेरे बताए गए मेथड से आप इसको लिखेंगे तो आप इसको जल्दी याद कर पाएंगे, क्योंकि काफी सारे एग्जाम्पल हैं और एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बहुत ध्यान से मैं बीच बीच में बताता जाऊंगा कि ये क्वेश्चन ऐसे आता है,
तो आपने उस चीज को अपने नोट्स में लिखते जाना है, अपने नोट्स में उसको आपने ऐड करते जाना है ना। सबसे पहले आप लिखें फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन। गिव द हेडिंग एडिशन पॉलीमराइजेशन। कल हमने आपको बताया था कि एडिशन पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है जब मोनोमर आपस में कंबाइन होते हैं और कोई भी साइड प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलता, उसे एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। आपके सिलेबस में दो तरह के पॉलीमर आपको बनाने हैं, एक एडिशन और एक कंडेंसेशन। आज सबसे पहले एडिशन पॉलीमर के बारे में कह रहा हूं और इसमें भी सबसे पहली हेडिंग डाल दें पॉली ओलिफिन्स। पॉली ओलिफिन्स, शायद आप ओलिफिन्स का मतलब समझते हैं। ओलिफिन का मतलब होता है एल्कीन, यानी पॉलीमर्स ऑफ एल्कीन। एक नंबर में क्वेश्चन आएगा कि आपको बताना है पॉलीओलिफिन्स का मीनिंग क्या है, तो आप कहेंगे पॉलीमर्स ऑफ एल्कीन आर कॉल्ड एज पॉलीओलिफिन्स। एक दो रिएक्शन मैं लिख के दिखाऊंगा और बाकी रिएक्शन आप मेरे साथ साथ लिखेंगे। अगर नहीं लिखेंगे तो वो आपके नोट्स अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि इन रिएक्शन को नोट्स में से नहीं करना, बुक में से नहीं करना। जैसे मैं यहाँ करवा रहा हूँ और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको उसी तरह से करना है। तो मेरे साथ साथ आपको लिखना है। जब कभी भी आप पॉलीमराइजेशन बनाते हैं तो सबसे पहले आप मोनोमर को लिखते हैं। अब यहाँ पर मैं पहला पॉलीमर ले रहा हूँ जिसे पॉलीथीन कहा जाता है। पॉलीइथीन या पॉलीथीन आप कह सकते हैं। ध्यान रखिए, हमारी फर्स्ट टाइप है पॉलीओलिफिन, एल्कीन के पॉलीमर, और इसमें पहला एग्जाम्पल है पॉलीथीन। पॉलीथीन के लिए आपने मोनोमर लिया इथीन। पॉलीमर के नाम में ही मोनोमर का नाम छुपा होता है। पॉलीइथीन कहा तो मोनोमर इथीन। आप मोनोमर का नाम लिखेंगे, दिस इज इथीन। बहुत ध्यान से मेरे स्टेप्स को सीखना। मैं सिंपलेस्ट वे में यहाँ स्टेप्स ले रहा हूँ, तो आपको भी उसी तरह से करना है। एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब भी पॉलीमराइजेशन शो करते हैं, अब पॉलीमर्स में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, करोड़ों लाखों मॉलिक्यूल होते हैं। अब उन्हें कॉपी पे तो नहीं लिखा जा सकता, तो हम हमेशा लिखते हैं एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब पॉलीमर अपने आप नहीं होता, यहाँ एक कैटालिस्ट या इनिशिएटर की जरूरत होती है, जिगलर-नाटा कैटालिस्ट। कोशिश करो अगर आपको ये याद रहे, जिगलर-नाटा कैटालिस्ट ये आप लेंगे। इसका फार्मूला भी याद करो, आपके लिए बहुत अच्छा है। ये इसका फार्मूला टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड ट्राइथाइल एल्यूमिनियम, टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड ट्राइथाइल एल्यूमिनियम, ये इसका फार्मूला। तो जो जो पॉलीमर आप बनाएंगे वहां पहले मोनोमर लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा। एरो के ऊपर कैटालिस्ट लिखेंगे जैसे कि मैंने बताया, और फिर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेंगे और मोनोमर का नाम लिखेंगे। अब देखें क्या करेंगे। आपको बताया था इनिशिएटर की वजह से रिएक्शन होती है। आप अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मोनोमर में क्या चेंज लाना है, पाई बॉन्ड तोड़ दो, पाई बॉन्ड तोड़ दो, और जो बचा उसे ब्रैकेट में लिख दो। ऐसे लिख दो CH2 होल एन, ऐसे लिख दो। ध्यान से करना, ध्यान से समझना। यहाँ पर आपको बताया गया है CH2 दो बॉन्ड थे, आपने पाई बॉन्ड तोड़ा, जिस वजह से कार्बन एक तरफ से इनिशिएटर से अटैच होगा और एक तरफ से चेन ग्रो करना शुरू करेगी, एक मोनोमर दूसरे से, दूसरा मोनोमर तीसरे से। एक चीज ध्यान रखना, मैंने राइट हैंड साइड पे
बॉन्ड को ब्रैकेट से बाहर निकाला। बॉन्ड को ब्रैकेट से बाहर निकालने का मतलब है चेन ग्रो कर रही है, 1 मोनोमर, 2 मोनोमर, 3 मोनोमर, 4 मोनोमर, ये लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। आप दोनों तरफ से बॉन्ड को बाहर निकाल सकते हैं। अगर दोनों तरफ से बाहर नहीं निकालते तो कम से कम राइट हैंड साइड से तो आपको ये बॉन्ड बाहर निकाल के दिखाना होगा कि ये चेन इस तरफ, इस डायरेक्शन में ग्रो कर रही है। अब इसका नाम लिखना है। किसी भी पॉलीमर का नाम, किसी भी पॉलीमर का नाम उसके मोनोमर के नाम पे होता है। मोनोमर है इथीन, तो इस पॉलीमर का नाम होगा पॉलीइथीन। कई बार बच्चे ना ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं, वो कहते हैं भाई इसमें तो सिंगल बॉन्ड है, और नॉमेनक्लेचर में तो हमने पढ़ा है कि सिंगल बॉन्ड के लिए तो एन आता है। तो कई बार आपने अपने लोकल में लोगों को बोलते हुए सुना होगा, भाई पॉलीथीन दे दो, पॉलीथीन दे दो, जबकि ये पॉलीइथीन किसी भी पॉलीमर का नाम उसके मोनोमर के नाम पे होता है। थोड़ा सा एडिशनल लिख लो, पॉलीथीन 2 तरह का होता है। एक होता है जिसे लो डेंसिटी पॉलीमर कहते हैं। सिंपल कई बार आपसे पूछ लेते हैं, लो डेंसिटी पॉलीमर और एलडीपी। और एक होता है जिसे हाई डेंसिटी पॉलीमर कहते हैं और जिसे एचडीपी के नाम से पहचाना जाता है। तो पॉलीथीन कितने तरह का? पॉलीथीन 2 तरह का। अब एलडीपी और एचडीपी में फर्क क्या है? फर्क बहुत सिंपल सा। आपने देखा होगा गारमेंट की शॉप में पॉलीथीन मिलता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता। उसके अंदर क्या कपड़ा पड़ा है किसी को नहीं पता। पुराना कपड़ा है, नया कपड़ा है, क्या कपड़ा है किसी को नहीं पता। ट्रांसपेरेंट नहीं होता। वो एचडीपी, हाई डेंसिटी पॉलीमर, डेंसिटी ज्यादा होती है, हाई प्रेशर पे बनाया जाता है। और एक एक पॉलीथीन ऐसा होता है जिसमें आप सब्जी लाते हैं, जिसमें आप सब्जी लाते हैं ना, वो पतला सा ट्रांसपेरेंट सा। अगर उसमें 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक डाल दी जाए तो कोल्ड ड्रिंक उसमें से बाहर कूद जाती है, कहती है मैं तो आत्महत्या करूंगी, मैं तो बाहर जाऊंगी, मैं तो इसके अंदर नहीं रुकूंगी। उसे एलडीपी कहते हैं, लो डेंसिटी पॉलीमर उसे कहा जाता है। तो अगर कहते हैं पॉलीओलिफिन का एग्जाम्पल दो, तो बड़े आराम से पॉलीथीन बना सकते हैं। और पूछे कितने टाइप का, तो 2 टाइप का, एलडीपी, एचडीपी। अब जरा एक रिएक्शन आप करके दिखाना, लिखना मेरे साथ साथ। पॉलीमर का नाम है पॉलीप्रोपाइलीन। पॉलीप्रोपाइलीन ये पॉलीमर है। पॉलीप्रोपाइलीन मोनोमर में देता हूं, एक बार समझना, अभी लिखना नहीं, समझना। प्रोपाइलीन यानी प्रोपीन। प्रोपीन इसका मोनोमर होता है। जब कभी भी आपको मोनोमर दिया जाए तो आप डबल बॉन्ड को सामने रहने दो और जो भी ग्रुप है उसे ऊपर नीचे लिख दो। यानी यहां पर ये जो CH3 है इसे स्ट्रेट लाइन में मत लिखो, इसे या तो ऊपर लिख दो या नीचे लिख दो। जैसे मैं यहां से CH3 को हटा देता हूं और यहां पर लिख देता हूं, ये मैंने CH3 लिखा। अब जरा एक काम करो, अपनी कॉपी में रिएक्शन लिखो, कोशिश करो रिएक्शन लिखने की। जैसे ऊपर बताया गया बिल्कुल सेम डिटो। इसका नाम लिखो, कैटलिस्ट लिखो, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखो, और कैसे बॉन्ड तोड़ते हो मेरे साथ साथ लिखने की कोशिश करो। मुझे सेंड मत करो बेशक से, जो चीज मुझे चाहिए होगी मैं आपसे बोल दूंगा, लेकिन अभी मेरे साथ साथ लिखने की कोशिश। सबसे पहले मोनोमर का नाम, प्रोपाइलीन या प्रोपीन कुछ भी बोल सकते हो, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर मेरे साथ साथ लिख रहे हो तो अभी तक लिख लिया होगा। और एरो के ऊपर या तो नाम लिखो, जिगलर नाटा कैटालिस्ट, या फार्मूला लिखो, कोई एक चीज लिखो। या तो नाम लिखो या फार्मूला लिखो, दोनों में से कोई भी लिख दो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई ये लिखना ये लिखना, कुछ भी लिख दो, कोई भी एक चीज। और फिर मोनोमर में क्या करना है,
पाई बॉन्ड तोड़ना है, पाई बॉन्ड तोड़ना है और ब्रैकेट लगाने हैं। एक बॉन्ड लेफ्ट में जाएगा, एक बॉन्ड ब्रैकेट के बाहर जाएगा, इस तरह से। ब्रैकेट के नीचे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिए, राइट हैंड साइड में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिए। अब इस पॉलीमर का नाम क्या होगा? पॉलीमर का नाम मोनोमर के नाम पे, मोनोमर है प्रोपाइलीन, तो इसका नाम पॉलीप्रोपाइलीन, ये इसका नाम बनेगा। इस तरह से आप इस कंपाउंड को याद भी करोगे। जैसे मैंने बताया है, पूरी उम्मीद है दोनों के दोनों पॉलीमर के एग्जाम्पल अच्छे से याद हो गए होंगे। आज के लेक्चर के बाद आपको खुद लगना चाहिए कि जी मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल याद हो गए। आपसे मोनोमर पूछते हैं, आपसे कहते हैं कि इनकी रिएक्शंस लिख के दिखाओ, तो कई तरह से इसके सवाल आते हैं। तो ऐसे सवालों को ध्यान रखो। एक और लास्ट एग्जाम्पल इस कैटेगरी का, और ये है पॉलीस्टायरीन। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। तीनों में से मैं ये पहला इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूं। आपसे कहेंगे भाई इसका मोनोमर बताओ क्या होगा, इसकी रिएक्शन लिख के बताओ क्या होगी, पॉलीस्टायरीन। और अगर मैं आपसे पूछूं इसमें मैकेनिज्म कौन सा होगा, कैटायनिक, एनायनिक, तो ये सभी चीजें आनी चाहिए। जरा मुझे एक बात बताओ, पॉलीप्रोपाइलीन में कौन सा मैकेनिज्म होगा, कैटायनिक होगा या एनायनिक होगा? आपके पास पॉलीप्रोपाइलीन पॉलीमर है, मैकेनिज्म बता दो कौन सा फॉलो होगा, कैटायनिक, एनायनिक? आपको कल मैंने साफ साफ ये बात बताई थी। देखो गौर नहीं करोगे तो ये टॉपिक आप पे हावी हो जाएगा, वरना छोटा सा टॉपिक है। मनस्वी, प्रांजल सही जवाब है, गीतिका सही जवाब है, आंचल सही जवाब है। 4 बच्चियों का जवाब सही है। अब मैं ये कहूं कि भाई बॉयज क्या कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, या आजकल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में उन्होंने कई तरह की सामाजिक बुराइयों को पढ़ा था, उसमें जा रहे हैं? क्योंकि जवाब साथ साथ आने चाहिए। नमन बिल्कुल सही जवाब है बेटा, इशिता सही जवाब है, प्रांजल रीजन सही है। क्योंकि यहाँ पर आपको ग्रुप देखना है, मिथाइल ग्रुप है, और कल मैंने कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में लिखवाया था अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप होता है तो वो कैटायनिक मैकेनिज्म। चैप्टर का अगर पोस्टमार्टम करके पढ़ोगे ना बेटा, तो वो चैप्टर बहुत अच्छे से याद होगा, और साथ के साथ स्कूल, बोर्ड, कॉम्पिटिटिव दोनों की तैयारी होगी। अब देखो पॉलीस्टायरीन, इसका मोनोमर बनाता हूं, और मेरे से पहले इसकी रिएक्शन लिख दो, रिएक्शन क्या होगी। ये है स्टायरीन, इसको स्टायरीन बोलते हैं। अब ये स्ट्रक्चर याद रखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बकायदा मैं कन्वर्जन्स में आपको मीथेन से स्टायरीन बनाना सिखाऊंगा, बेंजीन से स्टायरीन बनाना सिखाऊंगा। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा कि मीथेन से पॉलीस्टायरीन बनाना है, अब वो कैसे बनाना है? उसके लिए पहले ये स्टायरीन से पॉलीस्टायरीन, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कोशिश करो देखो तभी बात बनेगी जब आप मेरे रिएक्शन लिखने से पहले खुद रिएक्शन लिख लो और फिर उसको कंपेयर कर लो कि ये ठीक है या नहीं है। कैटलिस्ट जिगलर नाटा, पाई बॉन्ड टूटेगा, और पाई बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ इस तरह से वही जो चेंज ऊपर बताए थे उसी तरह से पॉलीमर का नाम क्या होगा? दिस इज पॉलीस्टायरीन। नाउ टेल मी किस तरह का मैकेनिज्म फॉलो होगा? फ्री रेडिकल, कैटायनिक, एनायनिक, इतना तो बता ही सकते हो, इतना। क्योंकि कभी भी आज तक पूरे सिलेबस में आप बच्चे इतना नहीं अटके जितना यहाँ अटक रहे हो, यानी चैप्टर हल्के में ले रहे हो। हल्के में नहीं लेना। मनस्वी, दिशा, कौशल, प्रांजल, सोनाक्षी, गीतिका, गीतिका का गलत है, सोनाक्षी का सही है, इशिता सही है, पूर्व सही है, सही है। आपको ग्रुप अटैच देखना है।
कल तभी मैंने जनरल मैकेनिज्म में ग्रुप जी लिखा था और यहाँ आज उसकी जगह पे चीजें अटैच। नमन बिल्कुल सही है, गीतिका सही है। अपनी कॉपी में आप जरा देख लो कि ये जो बेंजीन है, ये मैंने बेंजीन रिंग यानी फिनाइल ग्रुप, ये मैंने किस में लिखवाया? ये मैंने, वो भी आपका जवाब ठीक आ गया, एनायनिक पॉलीमराइजेशन में लिखवाया। तो ये एनायनिक पॉलीमराइजेशन फॉलो करेगा। एनायनिक पॉलीमराइजेशन इसे कहा जाएगा। ध्यान से, ये हमारे पास हो गया। तो देखो ध्यान रखो, अभी हम पढ़ रहे हैं, पहली क्लास है एडिशनल पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर जिसमें कोई भी पाई चीज साइड प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलता। और उसमें हमने पहली कैटेगरी पढ़ी पॉलीओलिफिन्स, और पॉलीओलिफिन्स के 3 एग्जाम्पल हमने याद किए। अब चलो सेकंड कैटेगरी, और सेकंड कैटेगरी को कहते हैं पॉली हेलो ओलिफिन्स। पॉली हेलो ओलिफिन्स इसे कहा जाएगा, पॉली हेलो ओलिफिन्स इसे कहा जाएगा। अभी पॉली ओलिफिन्स था, ये सेकंड कैटेगरी पॉली हेलो ओलिफिन्स, इसमें लिख लो पॉलीमर्स ऑफ हेलोजन कंटेनिंग, हेलोजन कंटेनिंग डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन, डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन, यानी ऐसी एल्कीन जिसमें हेलोजन है, ऐसी एल्कीन जिसमें हेलोजन है, पॉली हेलो ओलिफिन्स कहा जाता है। मैं यहां पर एक काम करता हूं, मैं 3 रिएक्टेंट देता हूं, आप रिएक्शन लिखना, फिर इसको डेकोरेट करेंगे, यानी फिर उसके नाम लिखेंगे कि वो क्या क्या है। ए, ये है मोनोमर CH डबल बॉन्ड CH2। अगर बता सकते हो तो इसके बारे में पूरा डेटा लिख दो। इस मोनोमर का नाम क्या है? मैं मोनोमर का नाम दे देता हूं विनाइल क्लोराइड, ये मोनोमर का नाम है। और इससे क्या पॉलीमर बनेगा ये देखना है। दूसरा ये है, इट इज CF2CF2, यहां पर ये दूसरा हो गया। इसका मोनोमर का नाम दे देता हूं, मोनोमर है क्लोरो ट्राइफ्लोरो, ट्राइफ्लोरो इथीन, ये मोनोमर का नाम। आप किसी तरह से रिएक्शन पूरा करो और पॉलीमर के नाम लिखो। और लास्ट एग्जांपल जो इस कैटेगरी में आएगा CF2CF2 टेट्राफ्लोरोइथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन ये है। फिर इनमें जो कोई स्पेशल बात होगी वो मैं बताता हूं। बी इंपॉर्टेंट, और सी तो पॉलीमर्स का सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये 3 है, अब आप क्या करो, रिएक्शन लिखो, पॉलीमर का नाम लिखो, और फिर हम जिक्र करेंगे कि इनमें क्या क्या क्वेश्चन आज तक आया है या क्या क्या क्वेश्चन इसके अंदर बनेगा, फिर हम उसका जिक्र वहां पर करेंगे। सबसे पहले है, इनको स्ट्रक्चर नोट कर लो, एक साथ करते रहो, ताकि मैं भी इसमें साथ के साथ आपको बताता जाऊं क्या है क्या नहीं है। पॉली हेलो ओलिफिन्स ये हमारे पास हैं। पहले पॉलीमर का नाम पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, शॉर्ट में पीवीसी, पीवीसी भी इसको कहा जाता है। रिएक्शन में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एरो के ऊपर कैटालिस्ट एल्यूमिनियम ट्राइथाइल, ये रहा, पाई बॉन्ड टूटेगा। और रिएक्शन अपनी चेक करो, क्या यही रिएक्शन लिखी है? n नंबर पॉली विनाइल क्लोराइड, पीवीसी। शॉर्ट में अगर एक आध यूज याद हो, पीवीसी पाइप बनते हैं, पीवीसी सोल बनते हैं, पैकिंग मटेरियल, जनरली सभी पॉलीमर पैकिंग मटेरियल के तौर पे तो काम आते ही हैं,
तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर आपने याद रखना है, ये एग्जाम्पल। दूसरा, ये फेमस है शॉर्ट में, इसको शॉर्ट में PCTFE आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म पूछते हैं। फुल फॉर्म पॉली मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरो इथीन। पॉली, पॉलीमर है तो इसीलिए पॉली, और देख सकते हो रिएक्टेंट में एक क्लोरीन है तो मोनोक्लोरो, 3 फ्लोरीन है तो ट्राईफ्लोरो, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जिगलर नाटा कैटालिस्ट, ये आपने लिखा, और फिर पाई बॉन्ड तोड़ा, और बाकी तो प्रोसीजर मैंने सेम ही बता रखा है। यहाँ क्लोरीन, यहाँ CF2, और इस तरह से PCTFE, ये आपका पॉली। ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से बेशक से लिख लेना। फुल फॉर्म पूछते हैं, ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉली, फुल फॉर्म मैंने ऊपर लिख दी है, पॉली मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरोइथीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आगे शुरू होगी तो आप अपने आप रिएक्शन बनाओगे, यहाँ तो रिएक्शन थोड़ी बनानी है। और ऑर्गेनिक तो वैसे भी ऑफलाइन क्लासेस जो होनी है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ तो आपको सिर्फ पाई बॉन्ड तोड़ना है और पाई बॉन्ड बनाना है आपने। ये ध्यान रखो, लास्ट वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अब तक का पॉलीमर में से सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन और PTFE फुल फॉर्म में लिखना, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन। कुछ भी पूछ सकते हैं। PTFE की फुल फॉर्म क्या है, टेफ्लॉन का यहाँ पर सिंबल क्या है, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जिगलर नाटा कैटालिस्ट आपने लिखा, पाई बॉन्ड तोड़ा, और इस तरह से CF2 और ये बना टेफ्लॉन लिखो, और ब्रैकेट में PTFE यहां लिखोगे। आपसे कॉम्पिटिटिव में इस चैप्टर में से अब तक का सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, टेफ्लॉन का मोनोमर का नाम बताओ। टेफ्लॉन के मोनोमर का नाम बताओ, शॉर्ट में TFE टेट्राफ्लोरोइथीन। टेफ्लॉन के मोनोमर का नाम बताओ। और ये PTFE फुल फॉर्म के तौर पे आपसे पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। PCTFE की फुल फॉर्म भी पूछते हैं और PTFE की फुल फॉर्म भी आपसे पूछते हैं। ये सभी की सभी फुल फॉर्म आपको याद रखनी। टेफ्लॉन का एक आध यूज अगर जानते हो तो अपने नोट्स में लिख लो। क्या होता है टेफ्लॉन का यूज, नॉन स्टिकिंग यूटेंसिल्स, यानी किचन में बर्तनों में टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। टेफ्लॉन की कोटिंग इसलिए करते हैं ताकि खाना उससे स्टिक ना हो, खाना ना चिपके। ऐसे ही जो प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं, उस प्रेस के नीचे भी टेफ्लॉन कोटिंग होती है ताकि वो कपड़ा जल के उससे ना चिपक जाए। तो नॉन स्टिकिंग यूटेंसिल्स, इतना शब्द लिख लो, ये टेफ्लॉन रहेगा। 2 कैटेगरी होगी। पहली कैटेगरी पॉलीओलिफिन्स, 3 पॉलीमर, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टायरीन, साथ के साथ याद करो। दूसरी कैटेगरी पॉलीहेलोओलिफिन्स, 3 पॉलीमर, PVC, PCTFE और PTFE। ये आपको फुल फॉर्म के साथ यहाँ पर याद रखने हैं। इन 6 पॉलीमर में से 3 इंपॉर्टेंट बताए, पॉलीस्टायरीन, PCTFE और ये टेफ्लॉन, ये इंपॉर्टेंट। अब लिखो नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी है पॉलीडाइंस। पॉलीडाइंस यहां पर मैं थोड़ा अलग से बताऊंगा, फिर एग्जांपल करेंगे। पॉलीडाइंस, डाइंस का मतलब
जिनमें दो डबल बॉन्ड हो, सो वी कैन से पॉलीमर्स ऑफ डाइईन्स, पॉलीमर ऑफ डाइईन। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पॉलीडाइन्स में पॉलीमराइजेशन कितने तरह की होती है। तो इसमें लिखो टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन इन डाइन्स, डाइन्स में पॉलीमराइजेशन कितने तरह की होती है। पहला लिखो 1,2 एडिशन। बहुत सिंपल वे में करेंगे, लेकिन उसको साथ साथ अगर नहीं लिखोगे, मैंने कहा नोट्स में से रिएक्शन नहीं करनी, बुक में से रिएक्शन नहीं करनी, जैसे मैं यहाँ अपने मेथड से बता रहा हूं उस मेथड से करनी है, तो ये जल्दी से जल्दी कर पाओगे। 1,2 एडिशन। अब देखो, जैसे ये है डाइईन, ब्यूटाडाइन, डाइन। लेट यहां पर नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 4, 4 कार्बन है 1 2 3 4। अब ध्यान से सुनो, अगर पॉलीमराइजेशन में पहला और दूसरा कार्बन इन्वॉल्व होता है, पहला और दूसरा, उसे कहेंगे 1,2 पॉलीमराइजेशन। और अगर पहला और फोर्थ कार्बन इन्वॉल्व होता है, उसे कहेंगे 1,4 पॉलीमराइजेशन। तो दो तरह की पॉलीमराइजेशन होती है, 1,2 एंड 1,4। किस तरह से, मेरे साथ साथ लिखना। मैं ब्यूटाडाइन को इस तरह से लिखता हूं, CH डबल बॉन्ड CH है ब्यूटाडाइन, बस मैंने लिख दिया। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, एरो लगा दिया। जिगलर नाटा कैटालिस्ट यहां लिख दिया, जिगलर नाटा कैटालिस्ट। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, पाई बॉन्ड तोड़ दिया, और एक कार्बन इधर से और एक कार्बन कंटिन्यू, और रिमेनिंग चेन एज इट इज। तो आप देख सकते हो पॉलीमराइजेशन में पहला कार्बन और दूसरा कार्बन, पहला और दूसरा कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं, पहला कार्बन लेफ्ट में, दूसरा कार्बन राइट में। तो इसे 1,2 पॉलीमराइजेशन के नाम से पहचाना जाएगा। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। थर्ड और फोर्थ का तो कोई रोल है ही नहीं, तो ये 1,2 एडिशन या 1,2 पॉलीमराइजेशन कहेंगे। दूसरा होता है 1,4 पॉलीमराइजेशन, 1,4 पॉलीमराइजेशन। अब नाम से ही समझ सकते हो, पहला कार्बन और चौथा कार्बन पॉलीमराइजेशन में कैसे दिखाएंगे, CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, जिगलर नाटा कैटालिस्ट। ये मैंने लिख दिया जिगलर नाटा, आप फार्मूला लिख देना। अब ध्यान से देखो मेरी बात, मेरी बात ध्यान से देखना बेटा, गड़बड़ी नहीं। अब क्या होगा, पहले लेफ्ट हैंड वाला पाई बॉन्ड तोड़ो, लेफ्ट हैंड वाला CH2 वाला कार्बन नेबर से बॉन्ड बनाएगा, ये CH2 वाला कार्बन नेबर से बॉन्ड बनाएगा। दूसरा कार्बन तोड़ो, अब देखो क्या होगा, दूसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन और तीसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। दूसरे और तीसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेगा, और चौथा कार्बन पड़ोस में बॉन्ड बनाएगा। यानी इतना करना है, दो टर्मिनल पाई बॉन्ड तोड़ के सेंटर में बना देने, दो टर्मिनल पाई बॉन्ड तोड़ के सेंटर में। कैसे बने ये मैं दोबारा से बताता हूं, दोबारा से सीखो। पहले ये इधर वाला पाई बॉन्ड टूटा, इस CH2 ने इधर बॉन्ड बनाया, इधर वाला पाई बॉन्ड टूटा, इस CH2 ने इधर बॉन्ड बनाया। बीच वाले दोनों कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन रह गया, तो उन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया।
और इस तरह से पहला और चौथा कार्बन पॉलीमराइजेशन में इन्वॉल्व है, तो इसे 1,4 पॉलीमराइजेशन कहा जाएगा। 1,4 पॉलीमराइजेशन। डाइन्स में 1,2 और 1,4 में प्रेफरेबल है 1,4। लिख लो, हेडिंग डाल लो या इसमें नोट लिख लो, 1,4 पॉलीमराइजेशन इज प्रेफरेबल। ये प्रेफरेबल है, ये लिखो। अब क्वेश्चन लिखो, what are the different types of 1,4 polymerization? अभी तो मैंने कहा डाइन्स में दो तरह की पॉलीमराइजेशन। सोनाक्षी 1,4 क्यों कहते हैं? कौन कौन सा कार्बन इन्वॉल्व है सोनाक्षी? देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो नेबर्स के साथ कौन कौन सा कार्बन बॉन्ड बना रहा है? पहला और चौथा, फर्स्ट और फोर्थ। जब फर्स्ट और फोर्थ नेबर के साथ बॉन्ड बना रहा है तो इसीलिए बेटा इसे 1,4 पॉलीमराइजेशन कहा जाएगा। हो जाएगा सोनाक्षी? पहला और फोर्थ कार्बन मैंने नंबरिंग कर दी है, उसको देख सकते हैं। अब आपसे कहते हैं कि 1,4 पॉलीमराइजेशन कितने तरह की होती है, तो मेरे साथ साथ लिख लो। पहला लिखो सिस पॉलीमराइजेशन और दूसरा ट्रांस पॉलीमराइजेशन। सिस जानते हो किसे कहते हैं? सिस का मतलब, चलो मुझे बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस? सिस और ट्रांस में से सिस का मीनिंग बताओ क्या होता है? सिस का मतलब सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड। हाँ, ठीक बता रहे हो। और ट्रांस का मतलब सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड। अब देखो, अब देखो, बस रुक जाओ, मत बताओ जवाब, रुक जाओ। अब मैं जो ऊपर ब्यूटाडाइन लिखी है इसको ऐसे लिखता हूं, सी और सी, एच और एच, डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2। यानी दोनों डबल बॉन्ड एक साइड और दोनों हाइड्रोजन एक साइड, दोनों डबल बॉन्ड एक साइड, दोनों हाइड्रोजन एक साइड। सिस कहा जाएगा सिस कॉन्फ़िगरेशन। ये सिस कॉन्फ़िगरेशन मान लेते हैं। यहां पर पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन में पहला और चौथा कार्बन इन्वॉल्व करना है, तो इसको ऐसे लिख देंगे हम, ध्यान से। हाइड्रोजन ऊपर है ही, CH2, ये पहला कार्बन इन्वॉल्व हुआ, बेशक से इसको यहीं तक लिखो। और ये चौथा कार्बन इन्वॉल्व हुआ, और मैंने कहा था टर्मिनल पाई बॉन्ड टूटते हैं और बीच में पाई बॉन्ड बनता है। इसको लिखना पड़ेगा। ये चीजें जो है ना, मैंने कहा मैं बुक वगैरह में से हट के बता रहा हूं ताकि टू द पॉइंट आप उस चीज को याद कर पाओ। बुक में यही चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उससे तो चैप्टर मुश्किल लगता है। आपने सिस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, टर्मिनल पाई बॉन्ड को तोड़ा, पहला कार्बन इधर बॉन्ड, चौथा कार्बन इधर बॉन्ड, और बीच में नया पाई बॉन्ड बन गया। और इस तरह से ये है सिस पॉलीमराइजेशन। और ऐसे ही दूसरा है ट्रांस पॉलीमराइजेशन। एनसीईआरटी में क्योंकि ये क्वेश्चन है इसीलिए हमें ये करना होगा, ट्रांस पॉलीमराइजेशन। अब ट्रांस में देखो क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर को ऐसे लिखेंगे, CH2 CH2, यानी पाई बॉन्ड ऑपोजिट साइड, पाई बॉन्ड ऑपोजिट साइड, ट्रांस हो गई, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और यहां पर पॉलीमराइजेशन, और फिर वही टर्मिनल बॉन्ड टूटेंगे और सेंटर के बीच बॉन्ड बनेगा। तो आप इसे ऐसे शो करेंगे, CH2 CH, CH2 का पाई बॉन्ड टूटेगा और यहां CH2 एंड सो ऑन।
इस तरह से इस पॉलीमराइजेशन को शो किया जाएगा, इस तरह से इस पॉलीमराइजेशन को बताया जाएगा। ये हैं 1,4 पॉलीमराइजेशन के टाइप, सिस पॉलीमराइजेशन एंड ट्रांस पॉलीमराइजेशन। ये हमने दो तरह के टाइप समझी। नोट में लिख लो, ट्रांस पॉलीमर possess high melting point due to close packing। सिस और ट्रांस में से मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा जहां ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब देखो एक कॉमन सी बात है, अगर आपके पास सिस मॉलिक्यूल है तो सिस मॉलिक्यूल की शेप ऐसी होती है कि वो एक दूसरे के ज्यादा नजदीक नहीं आ सकते, इनमें काफी गैप बना होता है। लेकिन अगर आपके पास ट्रांस मॉलिक्यूल है तो ट्रांस मॉलिक्यूल की शेप ऐसी होती है कि ट्रांस वाले एक दूसरे के बहुत नजदीक आ सकते हैं, इनमें गैप कम होता है और गैप कम होने से इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए इसको ध्यान रखना। यहां क्वेश्चन लिख लो, हाउ डज द presence of double bond in rubber influence their structure and properties। इस चैप्टर में यही तो बात है ना कि मालूम नहीं पड़ता किस क्वेश्चन का जवाब क्या देना है। अब ये जो मैंने क्वेश्चन दे दिया कि रबर में डबल बॉन्ड आता है तो उससे स्ट्रक्चर पे, प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट, आप आंसर लिखोगे, आंसर में बताओगे इट अंडरगो 1,4 पॉलीमराइजेशन। जो मैं कह रहा हूं ना, पहली लाइन यही लिखोगे, लिख लो, रबर अंडरगो 1,4 पॉलीमराइजेशन विच इज ऑफ टू टाइप। फिर लिख दोगे सिस पॉलीमराइजेशन एंड ट्रांस पॉलीमराइजेशन। अब ट्रांस वाले का स्ट्रक्चर अलग है और सिस वाले का स्ट्रक्चर अलग है, तो सिस और ट्रांस का स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाता है कि इसके स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ा। और फिर पूछेंगे प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ा, तो लिखोगे वहां पे कि ट्रांस पॉलीमर पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू क्लोज पैकिंग। मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होगा ड्यू टू क्लोज पैकिंग, तब जाके हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। 3 पार्ट लिखोगे, पहला पार्ट लिखोगे रबर अंडर को 1,4 पॉलीमराइजेशन, अगली लाइन में लिखोगे विच इज ऑफ टू टाइप, सिस पॉलीमराइजेशन, ट्रांस पॉलीमराइजेशन। स्ट्रक्चर याद रहे तो बना देना, नहीं तो कोई बात नहीं। और फिर उसके नीचे लिखोगे ट्रांस पॉलीमर पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो मैंने नोट लिखवाया, ड्यू टू क्लोज पैकिंग। इतना लिखते ही आपके क्वेश्चन का जवाब आएगा। और अगर आपने इस क्वेश्चन का जवाब एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में से ढूंढ लिया, चैप्टर छोड़ बैठोगे, चैप्टर नहीं करोगे। तो इसीलिए इसको बड़े ध्यान से करने की कोशिश करना, ध्यान से ये आपको करना है। अब इनके एग्जाम्पल ऑफ डाइंस या पॉलीडाइंस, ये तो मैं भी बता रहा था कि पॉलीडाइंस में कितने तरह की पॉलीमराइजेशन होती है, 2 तरह की, 1,2,1,4 और 1,4 की टाइप बताई। अब है एग्जाम्पल ऑफ पॉलीडाइंस, मेरे साथ लिखो। पहला नेचुरल रबर, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नेचुरल रबर के मोनोमर का नाम बताओ, सिंथेटिक रबर के मोनोमर का नाम बताओ, रखना पड़ेगा। अगर नंबर का एम है ना 100 आउट ऑफ 100, और कॉम्पिटिटिव में अगर हम चाहते हैं सभी एमसीक्यू सॉल्व हो, क्योंकि वरना लोग तो बोल देते हैं कि जी सारे हम करा देंगे, अरे सारे नहीं ऐसे हुआ करते, याद करने पड़ते हैं, बताना पड़ता है कि यहां से बनता है तो बात बनेगी। ये है मोनोमर, ये देखो डाइन, आइसोप्रीन,
कॉमन नेम आइसोप्रीन। तो नेचुरल रबर का मोनोमर कौन हुआ? आइसोप्रीन। एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, आपने 1,4 पॉलीमराइजेशन दिखाना है। जिगलर नाटा कैटालिस्ट आपने लिख दिया 1,4, डायरेक्ट। सिसो ट्रांस नहीं, डायरेक्ट दिखा दो। यानी टर्मिनल पाई बॉन्ड टूटेंगे और बीच में पाई बॉन्ड बनेगा, CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से। और ये है नेचुरल रबर। नेचुरल रबर, और इसको आप पॉलीआइसोप्रीन भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था पॉलीमर का नाम उसके मोनोमर के नाम पे होता है। पॉलीआइसोप्रीन इसको कहा जाएगा। याद करना है, याद करने से ही बात बनेगी। दूसरा है नियोप्रीन। नियोप्रीन कह लो या सिंथेटिक रबर कह लो। सिंथेटिक रबर या नियोप्रीन। आपसे पूछेंगे नियोप्रीन का मोनोमर बताओ, तो ये है स्ट्रक्चर। ऊपर वाले स्ट्रक्चर से मिलता हुआ, वहां मिथाइल है, यहां मिथाइल की जगह क्लोरीन है, और इसे कहते हैं क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन। बेटा 2-3 बार जब तक लिखोगे नहीं ना, ये याद नहीं होंगे। जिगलर नाटा कैटालिस्ट और रिएक्शन तो खुद ही दिखा सकते हो, अपने आप ही दिखा लो। टर्मिनल पाई बॉन्ड तोड़ने हैं और बीच का पाई बॉन्ड बनाना है, CH2 Cl CH2, इस तरह से। इसे पॉली क्लोरोप्रीन कहते हैं, ये इसका नाम है। इसे हम नियोप्रीन कहते हैं, ये इसका नाम। और एक और देखो, गुटापोर्चा, पता नहीं किसने रखा नाम। 3 नाम, तीनों में से कोई भी नाम पूछा जा सकता है। और ये तभी कर पाएंगे जब हमें याद होगा नियोप्रीन मोनोमर क्या है, सिंथेटिक रबर है, गुटापोर्चा इसका नाम है। तो देखो अभी तक पॉलीओलिफिन पढ़ चुके, पॉलीहेलोओलिफिन्स पढ़ चुके, पॉलीडाइन्स। पॉलीडाइन्स में 1,2 पॉलीमराइजेशन, 1,4 पॉलीमराइजेशन। 1,4 पॉलीमराइजेशन 2 तरह का, सिस और ट्रांस। उस पे बनने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, और 2 एग्जाम्पल, नेचुरल रबर और नियोप्रीन। अगला एग्जाम्पल लिखो और इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। इंपॉर्टेंट, ब्यूना एस। ब्यूना एस, इसे ब्यूना एस बोलते हैं। ब्यूना, कई बोलते हैं बूना एस, बूना नहीं, ब्यूना। ब्यूना एस। एक्चुअल में यहां पर 3 चीज है। Bu stands for butadiene, Na stands for sodium, S stands for styrene। यानी ब्यूटाडाइन। अब ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर बनाओ, ये है ब्यूटाडाइन, दिस इज ब्यूटाडाइन। N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, साथ में स्टाइरीन, CH2 डबल बॉन्ड CH, चाहे तो फिनाइल इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, स्टाइरीन। स्टाइरीन। अब ये मैं जरा इनको ऐसे लिखता हूं, स्टाइरीन, और वहां Bu को येलो कर देते हैं। तो ब्यूटाडाइन का Bu, स्टाइरीन का S, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तो नाम है ब्यूनाएस। ब्यूनाएस। अब रिएक्शन सेम वैसे, पाई बॉन्ड तोड़ो ब्यूटाडाइन का, ये नेबर से बॉन्ड बनाएगा CH2, फिर इधर वाला सेंटर वाले आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और ये इस तरह से। अब ये बॉन्ड स्प्लिटिंग आपको बार बार करके देखनी होगी।
देखो ध्यान से, इसमें बहुत ध्यान से ये बॉन्ड स्प्लिटिंग करना। पहले मैंने कहा टर्मिनल कार्बन बॉन्ड टूटेगा, नेबर से बॉन्ड बनाएगा, फिर ये दूसरा बॉन्ड टूटेगा, बीच वाले कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और चौथा कार्बन स्टायरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और स्टायरीन का कार्बन बाहर बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से आपने ये ब्यूना एस बनाना है, ब्यूना एस। अब इस ब्यूना एस का इस्तेमाल क्या होता है, इसे हम एसबीआर के नाम से भी जानते हैं। एसबीआर, ये नाम लिख लो जरा, एसबीआर। एसबीआर का मतलब स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। और इसका इस्तेमाल बबल गम बनाने में किया जाता है और टायर्स में किया जाता है। बबल गम और टायर, आप खुद देखो, बबल गम बचपन में बच्चों को चिढ़ाते हैं, कहते हैं अरे चर्बी होती है ये। नहीं, ये क्या होती है, ब्यूनेस, एसबीआर। एसबीआर नाम याद रखना, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। अब बबल गम चबाते हैं, अब खुद देखो, बबल गम खत्म होगी तो बबल गम में भी वही मटेरियल है जो टायर में है। अपना ठीक है, काइनेटिक की बबल गम खाओ, टायर थोड़ा सा छीलो, मैटर तो वही है, केमिकल तो वही है, बस फील लेने की बात है। कहीं होंडा सिटी खड़ी है, होंडा सिटी की बबल गम खाना शुरू कर दो, ऑडी की बबल गम खा लो, आपस में बात बन जाएगी भाई अपनी तो बबल गम ऑडी वाली है। तो जो केमिकल बबल गम में है वही केमिकल टायर्स में भी इस्तेमाल होता है। एसबीआर, ब्यूना एस, इस पॉइंट को यहां पर आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। ये ध्यान रखें, जैसे ये ब्यूना एस, बिल्कुल वैसे ही इंपॉर्टेंट एक और, बस ये लास्ट बता देता हूं और कुछ जो बचेंगे उसको कल खत्म करेंगे। पता है आपको, ऑफलाइन क्लास में यही चैप्टर 2 लेक्चर में खत्म होता है, क्योंकि वहां फटाफट करा दिया जाता है। लेकिन ऑनलाइन में बार बार बहुत आराम से बताना पड़ता है, बहुत आराम से लिखवाना पड़ता है। तो वही 2 लेक्चर का काम 4 लेक्चर में जाके यहाँ पे फिनिश। और मैंने पहले भी कहा था कि जल्दी से जल्दी आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू करेंगे। कल ये चैप्टर खत्म अगर कल हो गया, कल तो खैर हो ही जाना चाहिए, तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। आपका अगला पोर्शन इनऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक के बाद बचेगा ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक वो चीज जिसको अगर आपने अच्छे से नहीं किया तो जेई और नीट में मुश्किलें बढ़ती हैं। इनऑर्गेनिक इज द की फॉर जेई एंड नीट, इस बात को हमेशा याद रखना। अब एक लास्ट पॉलीमर बताता हूं, नाम है ब्यूना एन। बिल्कुल ऊपर वाले से मिलता जुलता, वो है ब्यूनेस, और ये है ब्यूना एन। यहां पर भी सेम ब्यूटाडाइन हमने लिया, तो ब्यूटाडाइन आप लिखेंगे एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और साथ में है एक्राइलोनाइट्रिल। इसे एक्राइलोनाइट्रिल बोलते हैं, और एक्राइलोनाइट्रिल के लिए एन शब्द का इस्तेमाल किया गया इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम। सेम ऊपर वाला प्रोसेस, यानी पहले टर्मिनल बॉन्ड टूटा, साथ वाले से बॉन्ड बना, दूसरा पाई बॉन्ड टूटा, साथ वाले से बॉन्ड बना। तो इस तरह से इस पॉलीमराइजेशन को सेम ऊपर वाले मेथड से आपने दिखा देना है। एग्जामिनर को पता होता है कि एक भी बॉन्ड में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ब्यूना एन इसे कहा जाता है, ब्यूना एन। और इसका यूज लिख लेना, कॉम्पिटिटिव में आता है। पहला, ऑयल सील्स, कहीं टैंक है, ऑयल बाहर ना निकल जाए तो सील लगाते हैं। स्कूटर के इंजन कभी खुलते हुए देखा हो तो वहां सील लगी हुई होती है, ऑयल सील्स। और टैंक लाइनिंग, टैंक का मतलब वो बैटल वाले टैंक नहीं, जो ऑयल टैंक होते हैं उनकी लाइनिंग्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
नमन, कहाँ CH3 आएगा? इसमें कहीं नहीं आएगा। एक्राइलोनाइट्रिल है, CN आएगा, CH3 नहीं आएगा। नो CH3, साइनाइड का इस्तेमाल करोगे, ध्यान रखो। ये थे हमारे एडिशन पॉलीमर। पॉलीमर्स दो तरह के हैं, एडिशन और कंडेंसेशन। आज मैंने एडिशन बताए, और देखो ध्यान रखो, जरा सा अभी के अभी रिवाइज कर लोगे तो पहले पॉलीओलिफिन्स 3 थे, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टाइरीन। तीनों के स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे। पॉलीहेलोलिफिन्स खुद बनाए थे आपके, पीवीसी, पीसीटीएफई, टेफ्लॉन। जरा सा लिखोगे याद होगा। पॉलीडाइन्स, दो तरह की पॉलीमराइजेशन, 1,2 एडिशन, 1,4 एडिशन। 1,4 में आपको बताया यहाँ दो तरह की चीजें थी, सिस और ट्रांस। ट्रांस वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा था। फिर नेचुरल रबर, आइसोप्रीन, नेचुरल रबर, नियोप्रीन, क्लोरोप्रीन से, और ब्यूना एस CH2 आएगा। बेटा ब्यूना एस में ये करेक्ट कर लेना, CH2 वैलेंसी को ध्यान में रखते हुए CH2 आएगा, करेक्ट कर लेना। और बिल्कुल ऐसे ही ब्यूना एन, ये हमारे एडिशन पॉलीमराइजेशन खत्म हुए। मैं उम्मीद कर रहा था चैप्टर आज खत्म हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। कल ये खत्म इसको होना ही पड़ेगा, इसकी डेस्टिनी है। कल कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन यहाँ पर बताएंगे, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर बिल्कुल पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। चलो आज इतना ही करते हैं, टाइम हो चुका है। लेकिन क्योंकि मैं आराम आराम से चीज बता रहा हूं, आप भी कोशिश करो कि इनको साथ के साथ लर्न करो, साथ के साथ याद करो। सी यू टुमारो बेटा। टेस्ट ध्यान रखना, फ्राइडे को वर्कशीट जो दी गई है उसी में से क्वेश्चन आएंगे, उसी में से टेस्ट याद करना। बाय बाय, हैव ए नाइस नाइट, गुड नाइट।